Hello students, welcome to all of you. Vande Mataram. In today's lecture, we discuss about the one deadly disease and वो disease का नाम है cancer. So cancer is considered as a most dreaded disease, deadly disease है because ये disease की वजह से कहीं ना कहीं all over the globe बहुत सारे death per year होते हैं and this is the major cause of death all over the globe. More than a million Indian are suffer from cancer and a large number of them are die because of this cancer और वो भी एन्यूअली में बात कर रहा हूँ. सो एट प्रेजेंट ये कैंसर का डेवलपमेंट क्या है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, उसका कंट्रोल कैसे होता है, these are the main area of research within the biology as well as medicine. Okay, अब पहले मैं नॉर्मल सेल की आप लोगों को प्रॉपर्टी दिखा दूं कि भाई बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं ना, उनका ग्रोथ, उनका डिफरेंशिएशन जो है वो हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड मैनर में होगा. मतलब अगर सेल का ग्रोथ करने की ज़रूरत है, डिफरेंशिएट करना है, डिवीज़न करना है तो ही वो होगा. अगर ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा. बट विद इन द कैंसर सेल ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं वो पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. तो अब आप लोग ये डायग्राम अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने दिखा है वो नॉर्मल सेल और दूसरा है कैंसरस सेल. दोनों सेल्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज मैंने कंपेयर की है. जैसे एक में एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे कंट्रोल सेल डिवीज़न है और यहाँ पे मैनी सेल्स दैट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड. अगर इतने ज़्यादा सेल्स के ग्रो और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर वो कंटिन्यूसली डिवाइड और ग्रो हो रहा, मतलब वो सेल कौन सा हो चुका है, कैंसरस सेल्स. लिसन, अब नॉर्मल सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है एंड वो प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्टेक्ट इनिबिशन. अब ये कॉन्टेक्ट इनिबिशन से हमें क्या बेनिफिट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ए नॉर्मल सेल है और बी के अंदर सेल का जो ग्रोथ है वो पूरा का पूरा अनकंट्रोल्ड हो चुका है. पर अगर बी के कांटेक्ट में ए नाम का सेल आता है तो बी का और ए का कांटेक्ट होने के बाद बी का जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ था उसको रोक दिया जाता है, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है. पर दिस आर दी प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल ओनली. पर अगर मैं बात करूं कि भाई कैंसरस सेल, तो कैंसरस सेल के अंदर दिस प्रॉपर्टी हैज बिकम अ लॉस. वो प्रॉपर्टी कैंसरस सेल के अंदर पूरी की पूरी लॉस हो गई. सो कैंसरस सेल्स क्या करेंगे, जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिव राइज टू मासेस ऑफ सेल. और वो मासेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्यूमर. पूरा का पूरा एक सेल का मास क्रिएट हो जाता है. तो बॉडी के अंदर ऐसी दो टाइप की ट्यूमर बनती रहती है, ट्यूमर नंबर 1 एंड ट्यूमर नंबर 2. पहली ट्यूमर का नाम है बिनाइन ट्यूमर. लिसन, ये ट्यूमर की स्पेशलिटी क्या है, वो ट्यूमर बनने के बाद दे रिमेन कन्फाइंड, दे रिमेन लोकलाइज्ड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन. मतलब जहां पे बना है वहीं पे रहेगा, डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इट कोज अ लिटिल डैमेज. डैमेज होगा पर एकदम थोड़ा सा. वेरिज मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करो तो वो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स है जिसको आप लोग नियोप्लास्टिक या तो ट्यूमर सेल बोल सकते हो. लिसन, इनका ग्रोथ एज कंपेयर टू द बिनाइन सेल रैपिडली होगा, वो स्पीड से मूव होते हैं एंड उनके थ्रू होने वाला जो डैमेजिंग है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज में वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा. सो ये बहुत ही एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, एक्टिवली ग्रो भी होते हैं एंड दे ऑल्सो स्टार्व. स्टार्व का मतलब है फूड की डेफिशिएंसी वाली कंडीशन. किसको डेफिशिएंसी हो जाती है फूड की, नॉर्मल सेल को. अब ये कैंसरस सेल और ये नॉर्मल सेल. तो कैंसरस सेल क्या करेगा, नॉर्मल सेल से क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, न्यूट्रिशन. तो सोचो आप लोग कि भाई नॉर्मल सेल के पास तो न्यूट्रिशन रहा ही नहीं, तो नॉर्मल सेल अंडरगोज द स्टार्विंग कंडीशन बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स. मतलब जो भी नॉर्मल सेल का वाइटल न्यूट्रिएंट्स है वो सभी का सभी कैंसरस सेल्स एब्जॉर्ब कर लेगा.
अब ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स हैं वो स्लो होंगे, स्लो का मतलब है सेपरेट होंगे फ्रॉम सच ट्यूमर एंड रीच डिस्टेंस साइड थ्रू द ब्लड। भाई ब्लड के थ्रू वो जहाँ पे बने हैं वहाँ से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होंगे एंड वेर एवर दे गेट लोज, मतलब जहाँ पे भी वो सेटल डाउन होंगे इन द बॉडी दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर हेयर, कि भाई यहाँ पे वो बना था, यहाँ से वो कोई दूसरी जगह पे जाएगा, वहाँ पे दूसरी ट्यूमर बनाएगा, ये कोई दूसरी जगह पे जाके नया ट्यूमर बनाएगा। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ये जो ट्यूमर सेल्स है वो ब्लड के सपोर्ट से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, ये प्रॉपर्टी को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या नाम दिया जाता है, इज कंसिडर एज अ मेटास्टेसिस। अब आप लोग डायग्राम देख सकते हो कि भाई ये बिनाइन ट्यूमर है एंड दिस वन इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर में सभी के सभी ट्यूमर के सेल्स आपको दिख रहे हैं एक ही जगह पे है, कहीं पे भी दूसरी जगह पे सेपरेशन उनका नहीं हुआ है। वेरे जिसमें देखोगे तो सभी के सभी सेल्स जो है रेड कलर के वो एक जगह से दूसरी जगह पे मेटास्टेसिस नाम की प्रॉपर्टी से ट्रांसफर होने चालू हो गए। सो ये था मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर से रिलेटेड डिस्कशन। अब ये कैंसर होने का रीज़न क्या है। सो नेक्स्ट वन इज द कोजेस ऑफ कैंसर। तो जनरल आपको मैंने डेफिनेशन पहले ही बताया कि भाई नॉर्मल सेल का कन्वर्जन अगर कैंसरस सेल में कोई फैक्टर की वजह से होगा, अब मे भी पॉसिबल है वो फैक्टर फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है या तो बायोलॉजिकल हो सकता है। सो डेफिनेशन आप लोगों को दिख रही है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस और नियोप्लास्टिक सेल may be induced by physical, chemical और बायोलॉजिकल एजेंट। तो ऐसे नंबर ऑफ एजेंट को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है कार्सिनोजन। तो ये कार्सिनोजन कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल नंबर 1, रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे, गामा रेस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर अल्ट्रावायलेट। तो ये एक्सरे, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करेंगे? मेन डीएनए को डैमेज कर देंगे। अब आप लोगों को पता है कि भाई डीएनए के अंदर तो न्यूक्लियोटाइड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। अब वो सीक्वेंस के अंदर अगर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है तो नॉर्मल सेल का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, और वी कैन सी दैट कैंसरस सेल। तो ये पहला कोज हुआ जो कैंसर क्रिएट करता है। कोज नंबर 2, वो फिजिकल कार्सिनोजन था, ये केमिकल कार्सिनोजन है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टोबैको जो भी हम लोग स्मोक करते हैं, तो वो टोबैको स्मोक, उसके अंदर जो निकोटिन नाम का सब्सटेंस है, कंसिडर एज अ केमिकल कार्सिनोजन एंड दे आर पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर ऑफ लंग। लंग का कैंसर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिसन, कभी कभार थोड़े बहुत वायरसेस भी आते हैं जो वायरसेस कैंसर क्रिएट करते हैं। सो कैंसर कोजिंग वायरस का नाम है ऑन्कोजेनिक वायरस, और वो वायरस की बॉडी की जो जीन है वो जीन को साइंटिफिक लैंग्वेज में नाम दिया जाता है वायरल ऑन्कोजीन। तो आपको मैंने 3 पॉइंट्स बताए कि भाई एक फिजिकल था, दूसरा केमिकल और तीसरा था कैंसर कोजिंग वायरस। लिसन, अब ये हर एक की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले नंबर ऑफ जीन्स। लिसन, सेवरल जीन्स, जो जीन का साइंटिफिक लैंग्वेज में नाम दिया जाता है सेल्यूलर ऑन्कोजीन, मतलब शॉर्ट में कभी कभार CONC, या तो उन्हें बोला जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन। अब ये सेल्यूलर ऑन्कोजीन बोलो या प्रोटो ऑन्कोजीन बोलो, लिसन, नॉर्मल सेल के अंदर पहले से ही होते हैं। सभी पर्सन की बॉडी में ये प्रोटो ऑन्कोजीन या तो सेल्यूलर ऑन्कोजीन पहले से ही प्रेजेंट होंगे, बट ये कौन से स्टेट में होते हैं? इन देयर इनएक्टिव स्टेट। अब इनएक्टिव स्टेट में है और उनको हमें एक्टिव करना हो
या तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो एक्टिव हो सकते हैं? व्हेन इट एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, तो वो एक्टिवेशन करने के लिए एक्सरे है, गामा रेस है, अल्ट्रावायलेट रेस है, फिर कोई ना कोई वायरल ऑन्कोजिन है, या तो टोबैको जैसे सब्सटेंसेस है। तो जब भी वो एक्टिव होंगे क्या करेंगे? नॉर्मल सेल का कन्वर्जन या तो कैंसरस सेल या तो ऑन्कोजेनिक सेल के अंदर करेंगे। अब आपको मैं ये पूरा का पूरा थियोरी वाला जो पार्ट था वो डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देता हूं। ये आपको दिख रहा है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल के अंदर का ये डीएनए और वो डीएनए के अंदर दिखने वाला आपको ये प्रोटोऑन्कोजिन। पर ये प्रोटोऑन्कोजिन तो समझ लो कैसे फॉर्म में थे? इनएक्टिव। पर उनका कांटेक्ट हुआ ये कैंसर कोजिंग एजेंट के साथ। तो कैंसर कोजिंग एजेंट के साथ जैसे ही उनका एक्टिवेशन हुआ, ऑन्कोजिन एक्टिव हो गया, और ऑन्कोजिन एक्टिव होने के बाद वो क्या करता है? देखो भाई, नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट कर देता है? कैंसर वाले सेल के अंदर। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द कोजेस ऑफ कैंसर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैंसर का डिटेक्शन कैसे हो सकता है, या तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास कौन से मेथड है? तो कैंसर का डिटेक्शन करने के लिए लिसन, सबसे पहला मेथड बायोप्सी या तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज कर सकते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज किसकी? टिश्यूज की कर सकते हैं, या तो ब्लड की या तो बोन मैरो का टेस्ट किया जाता है। तो पहला बायोप्सी होगा, दूसरा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यूज एंड ब्लड, एंड नंबर 3 बोन मैरो का टेस्ट। तो बोन मैरो के टेस्ट के अंदर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई अगर जब भी इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड का कैंसर है, तो ब्लड का कैंसर कब होता है? तो ल्यूकेमिया का मतलब हो जाता है रिलेटेड टू दी ल्यूकोसाइट, मतलब WBC। अब आपको पता है कि भाई 4000 to 11,000 इसके नॉर्मल नंबर होते हैं, पर इससे ज़्यादा अगर नंबर बढ़ जाते हैं बोन मैरो के अंदर, में भी पॉसिबल है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर होने के चांसेस है। ओके, बायोप्सी के अंदर क्या होता है? तो सस्पेक्टेड टिश्यू, मतलब जो भी पर्सन की बॉडी में टिश्यूज ऐसी है जहां पे डॉक्टर को ऐसा लगेगा कि भाई इसके अंदर कैंसर होने के चांसेस है, वहां से एक छोटा सा पीस लिया जाता है, उसको एकदम थिन सेक्शन लेकर के स्टेन किया जाता है, एंड अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पैथोलॉजिस्ट। इसका जो एक्सपर्ट होगा वो ये स्लाइड को पूरी की पूरी स्टडी करेगा कि भाई कैंसर का डेवलपमेंट पर्टिकुलर टिश्यूज के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है। एडवांसमेंट है आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेडिकल फील्ड के अंदर, लाइक रेडियोग्राफी जो एक्सरे को यूज करता है, सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एंड MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो ये सभी की सभी टेक्निक कैसी है? दे आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। लिसन, अब ब्रेन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो उसको कट करके नहीं देख सकते, इसलिए हमें ऐसी टेक्निक को यूज करना है। सो कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर हम लोग कौन से रेस को यूज करते हैं? एक्स रेस को, ताकि हमें 3 डायमेंशनल इमेज मिल सके किसकी? इंटरनल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कि भाई ब्रेन की ही बात कर लो कि भाई ब्रेन के कोई पार्ट के अंदर कैंसर से रिलेटेड ट्यूमर है, तो एक्सरे को यूज करके हम लोग उसका 3D इमेज जनरेट कर सकते हैं। वैसे ही मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो उसके अंदर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ साथ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करना है, ताकि हम लोग एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सके पैथोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इन दी
living tissues. So these are the use of CT scan as well as MRI, magnetic resonance imaging. At present we have a special types of antibody. ये एंटीबॉडी का काम है कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं उसको डिटेक्ट करना. तो भाई सर्टेन कैंसर्स के अंदर कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी एंटीबॉडीज की भी है. आज हमारे पास मार्केट में ऐसी एंटीबॉडीज अवेलेबल है. एंड लास्ट वन, सबसे मॉडर्न टेक्निक ऑफ बायोलॉजी, टेक्निक्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट अ जीन इन इंडिविजुअल विथ इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी. लिसन, आजकल ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग के अंदर आया हुआ कोई जीन ए, समझ लो ये जीन आगे जाकर के कोई सेल के अंदर अगर कैंसर क्रिएट करने वाला है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम की टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग वो जीन को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे. तो वो जीन का पहले से ही प्री डिस्पोज हो चुका है, मतलब उसको प्री एक्सपोज्ड कर दिया गया है एन इंडिविजुअल. जो पर्सन की बॉडी के अंदर ये जीन है उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर ऐसा जीन है जो जीन शायद आगे जाकर के नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल्स के अंदर कन्वर्ट करने वाला है. सो अगर पहले से ही हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, सो इट मे बी वेरी हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर्स. सो such individuals may be advised to avoid the exposure to particular carcinogen to which they are susceptible. चलो, जैसे कि वो पर्सन को अगर मैंने बताया कि भाई ए नाम का जीन उसकी बॉडी के अंदर है और अगर वो ए नाम के जीन के कांटेक्ट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं तो वो शायद नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करने वाला है, तो वो पर्सन को पहले से ही एडवाइस दे दी जाती है कि भाई आपको हो सके उतना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से दूर रहना. एंड लास्ट पॉइंट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कि भाई ये कैंसर की ट्रीटमेंट क्या है. सो एट प्रेजेंट तो बहुत सारी टेक्निक अवेलेबल है ही, पर कैंसर की ट्रीटमेंट के कॉमन अप्रोच अगर आप लोग देखो तो एक तो सर्जरी, रेडिएशन की थेरापी और इम्यूनोथेरापी. तो सबसे पहली टेक्निक जो एट प्रेजेंट भी अवेलेबल है और पहले के टाइम पे भी शायद यही टेक्निक यूज होती थी, रेडियोथेरापी. लिसन, ये रेडियोथेरापी में कोई ना कोई हम लोग रेडिएशंस यूज करेंगे और वो रेडिएशंस के सपोर्ट से किसके ऊपर वो रेडिएशन डाला जाता है, ट्यूमर सेल के ऊपर, एक्सपोज लेथाली मतलब हार्डली. पर इसमें ध्यान क्या रखना है कि भाई यहां पे अगर ट्यूमर है तो उसी पे रेडिएशन जाना चाहिए. अगर आजू बाजू वाली सराउंडिंग टिश्यूज के ऊपर, नॉर्मल टिश्यूज के ऊपर गया तो मे भी पॉसिबल है कैंसर होने के चांसेस घटने की वजह पे बढ़ेंगे. दूसरा, आजकल ऐसे भी केमोथेरापेटिक ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है, दे आर यूज टू किल द कैंसरस सेल्स. और वो केमोथेरापेटिक ड्रग्स स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए. पर ये केमोथेरापेटिक ड्रग्स अगर कोई पर्सन यूज करेगा तो 110% डेफिनेटली उसकी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट आएंगे, जैसे कि बॉडी के हेयर लॉस होना, एनीमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन. तो ये सब तो सेपरेट टेक्निक है, बट एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं, जैसे कि सर्जरी, रेडियोथेरापी एंड केमोथेरापी. एंड लास्ट पॉइंट, लिसन, आजकल कोई पर्सन की इम्यून सिस्टम ऐसे भी हो सकती है कि भाई समटाइम्स ट्यूमर सेल आर नॉट डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय बाय इम्यून सिस्टम, कि भाई पर्टिकुलर पर्सन की इम्यून सिस्टम चलो ट्यूमर सेल को डिटेक्ट या तो डिस्ट्रॉय ना कर सकती हो. सो ऐसे टाइम पे क्या किया जाता है, पेशेंट की बॉडी में एक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस्ड करवाया जाता है, जो सब्सटेंस का नाम है अल्फा इंटरफेरॉन. तो ये अल्फा इंटरफेरॉन का काम क्या है, बॉडी के अंदर
आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करेगा, मतलब इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगा ताकि वो इम्यून सिस्टम क्या कर सके, पर्टिकुलर ट्यूमर या तो कैंसर क्रिएट करने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द कैंसर. इट्स a deadly disease. Thank you very much. Jai Hind.